नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एम क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ आर ओ के पीवाईक्यू चर्चा कर रहे हैं। क्या पीवाईक्यू चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक हिस्ट्री को देख चुके हैं। पोलिटी के भी 2 क्लास आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आज हम चर्चा करने चले तीसरी क्लास की, जिसमें हम देखेंगे। इसके पहले लोकसभा तक हम लोग देख चुके हैं, आज हम राज्यसभा देखेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी हिंदी की जो चल रहा है, आपकी काव्या मैम कवर करा रही, वो अनेक शब्दों के एक शब्द को लेकर कवर करा रही। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ हमारा एक चैनल है, क्या अमोघ क्लासेस में आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे आपको आर ओ और पीसीएस 2025 की टारगेटेड पढ़ाई कराई जा रही है। एक टारगेट के साथ जो फैक्ट हो, आपको एग्जाम जो पूछे जाते हैं, सब फैक्ट भी कवर कराया जा रहा है। आप वहां जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। ध्यान देना है दोस्तों, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको पता है 250 सदस्य होते हैं किसमें, राज्यसभा में, जिसमें 238 का निर्वाचन होता है और 12 का मनोनयन होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जो सहकारिता, समाज सेवा या किसी अन्य साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हो, उनके लिए क्या होता है दोस्तों, 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कहाँ लिखा है ये? अनुच्छेद 80 में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या हो दोस्तों, विशेष ज्ञान हो। ध्यान देना है आपको मैं बता दूं एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। कितना? 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। और जो एक तो इसके साथ साथ योगदान तो रहता है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उसमें एक और विशेषता जुड़ जाती है। क्या? सहकारिता आंदोलन। कौन सा? सहकारिता आंदोलन। इनके क्षेत्र में जो जुड़े होते हैं, इनके लिए क्या करता है राज्यपाल, क्या करता है, मनोनयन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है? ध्यान देना है आगे। भारत के प्रदेश, उपप्रदेश के डिवीजन के लिए, क्या? विश्व के कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। आप बताइएगा किसके लिए कानून बना सकता है दोस्तों? सभी के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, ये भारत जो है सभी के लिए कानून बना सकता है। कहाँ लिखा गया है ऐसा? अनुच्छेद अगर ध्यान देंगे, अनुच्छेद 245 में ये कहा गया है, क्या? संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। यानी कि भारत जो है किसी भी समय किसी स्थान के लिए क्या कानून बना सकता है। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अब विधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। और इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां क्या है, न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए लागू होगी, बल्कि विश्व के किसी भाग के निवास करने वाले नागरिकों या उनकी स्थिति संपत्तियों पर भी लागू होगी। ठीक है, ये पूरा ने भारत के साथ साथ अगर भारतीय व्यक्ति कहीं भी हैं तो उनके लिए भी क्या ये प्रावधान लागू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है देखिएगा, एक्सप्लेनेशन और देख लीजिएगा, और कुछ दिया गया है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संघ, भारत के प्रदेश या उपदेश या फिर विश्व को कहीं भी रहने वाली भारतीय नागरिकों को संपत्ति के लिए प्राप्त के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? कौन सा होता है दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं ये सदन के अध्यक्ष, मतलब सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्या है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा
होता है? संसद का अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होता है। कहाँ लिखा गया है ये? भारत की संसद के राष्ट्रपति और भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उस सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लेकिन लोकसभा के लिए कितनी होती है? लोकसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष होती है। 35 वर्ष किसके लिए होती है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए क्या होती है? 35। या कोई आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होगा? 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? नहीं। संसद द्वारा चयनित होता है? नहीं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। यस, उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 89(1) में उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं इनका स्वयं का कोई कार्य नहीं होता, बल्कि ये मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनका वर्णन अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कुछ कथन कार्ड दिया गया, देखते हैं क्या है। पहला कथन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। बिल्कुल सही है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोस्तों इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य की जो होते हैं दोस्तों कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों का आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन प्रावधान कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 108 में। कहाँ है? अनुच्छेद 108 में। प्लस एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 118 अनुच्छेद 118(4) में ये लिखा गया है कि इसका जो अध्यक्षता करेंगे कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने सभाओं का संयुक्त बैठक प्रक्रिया विनिमय नहीं है तो संविधान का अनुच्छेद 118(3) के तहत संसद को संयुक्त बैठक संचार नियम बनाएगी। यानी राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां हैं कि संसद का किस दशा में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा इस पर बात कर सकता है। और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष यथा अनुपस्थिति में पीठासीन होगा। ध्यान देना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त अधिवेशन प्रावधान कब है? केवल साधारण विधेयक जब होता है, साधारण विधेयक पर जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जब विरोध हो जाता है या दोनों में मतभेद हो जाता है, ऐसी दशा में क्या होता है कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ना तो ये धन विधेयक के लिए कर सकते हैं, ना तो संविधान संशोधन के लिए, दोनों के लिए क्या कर सकता है आप? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। अब हमें ये देखना है कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, देखते हैं। पहला क्या है, कथन क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही के उत्तरदायित्व और मनोभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बिल्कुल सही है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने वाले अभी भी मीलों को पत्थर है। बिल्कुल सही है। ध्यान देना, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? स्टेटमेंट बी आपको सही तो दोनों है, परंतु उसका सही व्याख्या नहीं करते। देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही के उत्तरदायित्व का मनोभाव
वृद्धि हुई, यानी जितना आप इनसे सोचना पूछेंगे क्या होगा, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ेगी। तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन और कार्य दोनों ही सही है, ठीक, परंतु व्याख्या नहीं करते। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों को सम्मिलित हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है कौन कौन से संसद के अधिकारी हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल होता है, उपाध्यक्ष बिल्कुल होता है, महासचिव बिल्कुल होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये भी क्या है, संसद के अधिकारी हैं। यानी उपयुक्त चारों क्या है, संसद के अधिकारी हैं। देखिएगा, संविधान के अनुसंधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, संसद के सचिवालय के जो सचिवालय होता है संसद का, वो भी, और सचिव जो होता है उसका क्या होता है, इसका अधिकारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कौन से दोस्तों, 253 के अनुसार ऐसा यह प्रावधान है। क्या लिखा गया है, अच्छा 249 में क्या है, 249 में यह है दोस्तों कि अगर राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से पारित कर दे तो क्या होता है, तो संसद क्या कर सकती है, लोकसभा में सॉरी राज्य सूची में कानून बना सकता है। ठीक है, और 250 के तहत क्या है दोस्तों, अगर 250 में होता है, अगर आपात स्थिति चल रही है, आपातकाल चल रहा है, आपातकाल की स्थिति में संसद जो होती है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। और 252 तहत ये होता है, अगर कोई दो या दो से अधिक राज्य आपस में आए, आपस मिलकर ये कहें कि केंद्र से कहें भाई साहब आप राज्य सूची के विषय है और इस पर कोई कानून बना दीजिए, क्या कर सकते हैं, तो इन संसद जब अनुरोध करेंगे, क्या करेंगे, अनुरोध करेंगे, तब संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। एक चीज आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सूची, आपने सूची पढ़ा होगा, जो समवर्ती सूची है दोस्तों, आपको जो 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में केवल तीन प्रकार की श्रेणियां हैं। कौन सा, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तीसरा होता है राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची में लगभग वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, इसमें लगभग 47 विषय हैं और इसमें लगभग 67 विषय हैं। अब जो संघ सूची है, इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। लेकिन जो समवर्ती सूची है दोनों का है, यानी दोनों मिलकर क्या कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है। यानी अगर राज्यसभा ये कह दे 2/3 बहुमत से भाई साहब ये ऐसा विषय है जिसपे कानून बनाना आवश्यक है, तो क्या संसद कानून बना सकती है। और इसमें क्या 250 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात कब होता है दोस्तों, 352 जब चला हो तो क्या हो सकता है, संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची पे विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, और 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्य जब अनुरोध करें, किससे, संसद से अनुरोध करें, भाई साहब ये मुद्दा है, इस पे आप कानून बनाइए, तो संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 में परिवर्तन होने की स्थिति में क्या कर सकते, कानून बना सकता है। यानी क्या है कि संसद राष्ट्रीय समझौतों पर जब कोई करता है तो उसके तहत क्या कर सकते, कानून बना सकते। मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको, मोदी जी गए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका गए, वहां से एक संधि करके आए, क्या कि उत्तर प्रदेश को नोएडा में एक कंपनी, एलन मस्क की कंपनी खोलेंगे। ठीक है, खोलेंगे। अब पता चला, अब एलन मस्क की कंपनी स्थापित कहाँ की जाए, यूपी में, कहा, नोएडा में, अधिकार क्षेत्र किसका, यूपी के। अब कोई कानून बनाना है, ठीक है, अब राज्य सरकार ये मना करते, नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसा समर्थन नहीं करते हैं, तो राज्यसभा जो होती है ऐसा, ये उसके पास विशेषाधिकार है और किसी संधि को या किसी बात को मनवाने के लिए ऐसा संशोधन करा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध सम्मिलित नहीं है। आपसे यह पूछा गया है, जब धन विधेयक
होता है कि कौन कौन सा धन विधेयक माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। पहला है कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिक निधि पर अभिरक्षा या संबंधित उपबंध, या जुर्माने या अर्थदंड संबंधी उपबंध। कौन सा होगा दोस्तों? जुर्माना वगैरह जो होता है इसमें नहीं शामिल होता धन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार धन विधेयक कर से संबंधित उपबंध या उधार या लेने संबंधित उपबंध क्या होते हैं? इसमें संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माना, अर्थदंड या इससे संबंधित कोई उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस कर सकती है दोस्तों? 14 दिन। आपको पता है दोस्तों, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के बाद इसे कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास जब जाएगा, राज्यसभा इस विधेयक को क्या करती है? 14 दिन तक इसमें समय सीमा होती है। 14 दिन के अंदर या फिर उसे समर्थन देकर पारित कर देना होता है, या फिर अगर मान लीजिए नहीं भी करता है, उसे क्या करना होगा? उसे क्या करना होगा दोस्तों? अगर संशोधन करती है, सिफारिश करती है, संशोधन की सिफारिश करती है, तो क्या होगा? लोकसभा उसे माने या ना माने, यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी जो धन विधेयक होता है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए पारितोषित किया जाएगा, जिसे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी जब धन विधेयक पारित हो जाता है, जब मतलब कि लोकसभा में जब पारित हो जाता है या राज्यसभा में भेजा जाता है, केवल 14 दिन तक ही राज्यसभा इसे रोक सकती है। आगे चलते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान देना है, ये जो वित्त विधेयक है, खास करके इसका उद्देश्य जो होगा, चूंकि ट्रांसलेटेड वर्ड है, ये मनी बिल है। क्या है? मनी बिल। मनी बिल जो होता है हमेशा कहाँ होता है दोस्तों? केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका। आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, जिसमें कहा गया है क्या? धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अगर पूछा जाए कि मनी बिल संबंधी जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में लिखा गया है, वहां अगर क्या होगा? जो प्रक्रिया है, ध्यान देना है, प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? 109 में है। और परिभाषा कहाँ की दी गई है? अगर पूछा जाए धन विधेयक परिभाषित कहाँ गया है? 110 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करता है? ध्यान देना है, लोकसभा अध्यक्ष। अभी जस्ट हमने कहा था अनुच्छेद 118(4) के तहत जब संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? बुलाने वाला कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। ध्यान, मान लीजिए कभी कभी होता क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने समय पे नहीं उपस्थित है, कहीं गए हैं, कुछ भी है, या उनका पद खाली है, तो उस वक्त क्या होगा? जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करेगा। अच्छा, मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो वो भी अनुपस्थित रहा, तो अब क्या हो? राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसे वक्त पीठासीन होगा जो बैठक के उपस्थित सदस्यों तय करेगा। यानी मान लीजिए क्रम, कितना अच्छा क्रम दिया गया है। सर्वप्रथम कौन होगा? सर्वप्रथम हो सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन हो सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है।
मान ली ये नहीं रहा तो उपाध्यक्ष हो सकता है, कहाँ का, लोकसभा का। अगर ये भी नहीं रहा तब क्या होगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो सकता है। क्यों, अध्यक्ष क्यों नहीं, यानी अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वह इसकी बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा के उपाध्यक्ष का प्रावधान है। अगर मान लीजिए जिसे हम उपसभापति कहते हैं उसका प्रावधान है। अगर ये भी नहीं रहा तो अब जो सदस्य जो है हमारे, जिसको निर्धारित करे वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति, सॉरी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में लोक लेखा समिति की अध्यक्षता की नियुक्ति की जाती है। कैसे की जाती है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यह इसकी नियुक्ति करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और खास करके इसकी जो नियुक्ति होती है, ये जो होता है, मतलब लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ज्यादातर विपक्ष से ही संबंधित होता है। आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य किसमें होते हैं, राज्यसभा से संबंधित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह केंद्र विभागों मंत्रालय की लेखाओं की जांच करता है, उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, ये चीज बात है। आगे, यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्टों को नियंत्रित रखती है, जांच भी करती है। ठीक है, जो कैग अपना प्रतिवेदन करता है, कैग के प्रतिवेदन की क्या करती है, जांच भी करती है। ठीक है, आगे दिया गया है कुछ लोक लेखा समितियों के सदस्यों की बात की गई है। उसमें कहा गया है किसके कौन से सदस्य होते हैं। पहला है लोकसभा में इसमें तो 15 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं, कुल मिला के कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। कौन से दोस्तों, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। अभी जो है दोस्तों 33+1, यानी एक सीजीआई होता है, बाकी 33 अन्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पुराना है इसलिए आपके लिए यह प्रश्न सही नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इतने ही होते हैं। ठीक है, वर्तमान 2019 के जब संशोधन हुआ था, वर्तमान कुल 34 है, जिसमें 33 अन्य है और एक मुख्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, कौन करेगा, चाहे कार्यवाहक हो या फिर कोई हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हर समय कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कब की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जब राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर नहीं, लोकसभा की सलाह पर नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। आपको उन्हें अपने कोलेजियम सिस्टम जानते होंगे, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उसी के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा, खैर स्पष्ट हो जाएगा। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय ऐसे न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसी न्यायमूर्ति परामर्श से है। इसका मतलब क्या है कि ध्यान देना है। जैसे मैं आपको कोलेजियम समझा देता हूँ थोड़ा सा। कोलेजियम होता क्या है, कोलेजियम मान लीजिए कोलेजियम के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, क्या होगा इसमें,
दो जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वरिष्ठम, एक सीजीआई होगा, एक सीजीआई होगा, और सॉरी 4 वरिष्ठम न्यायाधीश तो एक सीजीआई होता है, ये परामर्श देते हैं। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट का नियुक्ति करना है हाई कोर्ट के जज के, उसमें क्या किया जाएगा, उस हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और प्लस 2 जो होंगे आपके उसके उस हाई कोर्ट के सदस्य मतलब न्यायाधीश होंगे, सदस्य न्यायाधीश होंगे, और 2 जो हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्लस एक सीजीआई होगा। इनके सलाह पर पूरा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अब बताइएगा कौन से दोस्तों। इसमें जो 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 जब पढ़ा जाता है तब ये पता चलता है कि जो अनुच्छेद है उसी के अपीली अधिकार है। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामले में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 134 ए में उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है, ठीक है। यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले के संविधान के निर्वाचन के प्रश्न अवलंबित है तो अनुच्छेद 132 तहत उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। यानी अगर यह स्पष्ट हो जाता है, यानी यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि इसकी अपील क्या कहते हैं संवैधानिक मामले से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, तब क्या हो सकता है ऐसे वादों का अपील दायर की जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर लिखा इस प्रकार संविधान अनुच्छेद 134 से और 132 के मिला के पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है अपीली क्षेत्र अधिकार का सृजन होता है, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। थोड़ा बलर है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे सिद्धांत स्रोत क्या है दोस्तों? न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या से ही हमें पता चला है कि संवैधानिक ढांचा क्या है। केशवानंद, आपने केस सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य 1973। इसी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्या कहा था, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को व्याख्या की थी, ठीक है, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल वाद 1980, ये कब हुआ था 1980 में क्या हुआ था, फिर से ये स्पष्ट किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन है दोस्तों? जनहित याचिका। जनहित याचिकाएं जो है न्यायिक सक्रियता से ही संबंधित हैं। आपको पता है कि जज थे आपके पीएन भगवती की ही ये देन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है। इसका क्या मतलब है? आपको पता है दोस्तों, कभी कभी कोई गरीब वर्ग है, कोई ऐसा है जो न्यायालय में क्या कर सकते हैं, वाद दायर नहीं कर सकते, उनके मुद्दों को उठा नहीं सकता है अपने स्वयं को। तो ये जो कुछ एनजीओ होते हैं या कोई पर्सनल पर्सन क्या कर सकता है, उनके पक्ष में जाकर सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपको एग्जाम में उसको, ठीक है। संविधान के मसौदा निर्वाचन राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका तात्पर्य था एक दूसरे के निर्वाचन, दूसरा था निर्वाचन के मतलब ये कहा गया। प्रश्न क्या समझिएगा कि जो संविधान बन रहा था, मैं आपको हल्का सा रेफरेंस दे दूं, जब संविधान बन रहा था उस वक्त एक चर्चा था क्या राज्यपाल की नियुक्ति हो या फिर निर्वाचन किया जाए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को होता है। तो उसमें ये कहा गया अभी क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या फिर नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। आप ये समझ में आ रहे आखिर ऐसा क्या रीजन था जो निर्वाचन नहीं किया गया था। इसका क्या ऑप्शन दिया गया? पहला ऑप्शन ये था कि इसका मतलब था एक और दूसरा निर्वाचन, दूसरा था निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, बिल्कुल सही, बिल्कुल मानता। लड़ाई झगड़े भी करता, आए दिन पटकी पटका होते। फिर राज्यपाल संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था, ठीक है। ये सब क्या थे, 1 3 4, ये तीनों ऑप्शन क्या थे आपके सही, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का
राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित हो। ठीक है, इससे बहुत सी चर्चाएं हुई थी, आपस में बड़ी झगड़ा हुई थी। ठीक है, कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, तथा जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता क्या थे, राज्यपाल के पक्ष में थे। यानी नामित जो राज्यपाल होगा, जिसके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसके पक्ष में थे। हुआ क्या फिर, अंततः देश की परिस्थितियां आम सहमत के आधार पर नामित राज्यपाल के प्रावधान किया गया। यानी अब क्या है, नामित राज्यपाल ही क्या हो सकता है, आपका नियुक्त किया जाता है। मूल योजना छोड़ा गया, क्योंकि उसके रीजन क्या थे, एक और निर्वाचन किया जाता। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाता। ठीक है, आगे क्या है, राजनीतिक निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, जो टकराव को जन्म देता है। जैसे आज क्या दिल्ली वाली जो स्थिति है, वहां देखिए यही जो स्थिति है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल संबंधित संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल में अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, ये जारी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 एक के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य विधानसभा सत्र या आपको पता है दोस्तों, जब विधानसभा सत्र न चल रहा हो, विधानसभा सत्र न चल रहा हो, उस वक्त क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो होता है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उस अध्यादेश के तहत क्या होता है कि अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय भी 123 के तहत क्या होते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। इसके तहत क्या होता है, राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा अगले आगे क्या लिखा है, इस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल द्वारा पुनः सम्मिलित होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यानी जब अगली बार जब मतलब कि अध्यादेश जैसे राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जैसे जारी कर दिया, ठीक है, अध्यादेश जब जारी होगा, जब विधानसभा की बैठक होगी विधानमंडल का, उसके 6 माह मतलब विधान अध्यादेश 6 माह के अंदर विधानमंडल के तहत इसके कार्य होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। और जब विधानमंडल का बैठक शुरू हो जाती है 6 सप्ताह तक चलेगा, यानी 6 सप्ताह तक के अंदर अगर ये अध्यादेश जारी हो जाए, मतलब स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो यही अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछा गया, अध्यादेश की आयु कितनी होती है, अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है प्रश्न, अगर देखते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित कौन से प्रश्न बने आपके एग्जाम में, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, किस राज्य विधानमंडल का सर्वाधिक सदस्य होते हैं दोस्तों, आपको पता है जहां जनसंख्या अधिक, जनसंख्या कहां अधिक है, उत्तर प्रदेश में अधिक, इसलिए कहां होगा, उत्तर प्रदेश में। कितने होते हैं, 403। अगला प्रश्न है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है दोस्तों, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 और अधिकतम 500। न्यूनतम कितना हो सकती है, 60 और अधिकतम 500 हो सकता है। कहाँ, अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या है 60 तथा अधिकतम संख्या जो हो सकती है 500 हो सकती है। गोवा के 40, सिक्किम के 32 और मिजोरम के 40। ध्यान देना है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अपवाद है, यानी 60 से कम है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इसके और पांडिचेरी की 33 है जो अपवाद है। आगे चलिएगा, क्या है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं, आपको ये पहचानना है कौन से इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या स्टेटमेंट है, देखिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपनी समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, नहीं, ऐसा नहीं, समस्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, उसको क्या करता है, राज्यपाल स्वतः उपयोग करता है, मुख्यमंत्री की सलाह का नहीं करता। इसका ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका होगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है, संविधान के अनुच्छेद
163 एक के अनुसार जिन बातों में इस सं, में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल के से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या इनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, तो उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने की सहायता सलाह देने के लिए मनपसंद होगी। इसका मतलब क्या है? राज्यपाल क्या है, कुछ शक्तियों का प्रयोग अपना स्वतः करता है, यानी अपने विवेकाधीन करता है, जिसकी सलाह के लिए वो क्या कर सकता है? मनपसंद पर मनपसंद की आवश्यकता उसको नहीं होती। प्लस कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो राष्ट्रपति क्या कर राज्यपाल जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। और जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री के बगैर ही कर सकता है। आगे चलते हैं, क्या है? मुख्यमंत्री संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको ये पहचानना है कि कौन से स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। क्या है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। अच्छा, आगे, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति पाता है, ये स्टेटमेंट सही है। वह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही हो सकता है। उसका पद पर बना रहना बहुत कारकों पर निर्भर करता है, ये भी स्टेटमेंट होता है। पहला ऑप्शन क्या है? चयनित नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यपाल द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है, ना कि चयनित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक की आयोजित करने के लिए कोरम कितना हो सकता है? आपको पता है दोस्तों, ये काफी विवादित प्रश्न रहा है, हर समय से प्रश्न रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर केंद्र में अगर पढ़ेंगे तो एक सदन का 1/10 होना चाहिए। केंद्र में क्या है? 1/10 होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल की बात किया जाए, अगर यहाँ 1/10 सदन की कर दिया जाए, कहीं कहीं मान लिया हमने पांडुचेरी कहा, पांडुचेरी में कितने सदन सदस्य हैं? 33। 1/10 कितना होगा? मान लीजिए 3.3, मान के चले 4 से। क्या 4 सदस्य विधानसभा की बैठक कर सकते? नहीं। इसका प्रावधान क्या? 1/10 हो या 10, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी 1/10 सदस्य हो या फिर 10 सदस्य हो, तभी विधानसभा की बैठक या विधानमंडल की बैठक हो सकती है। कहाँ लिखा गया? ये अनुच्छेद 189 में लिखा गया है, ठीक है। देखते हैं क्या है। संविधान का अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने की कोरम 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्य को 10वां भाग से अधिक भी होगी। इसका मतलब 10 हो या फिर 1/10 हो, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की एक आकस्मिक नीति का स्थापना करने की उत्तरदायी है? कौन है दोस्तों? आप बताइएगा। किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होता है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में स्वरूप एक आकस्मिक नीति की स्थापना कर सकेगा और राज्य की आकस्मिक नीति के नाम से ज्ञात होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया जाता है, तो विधान परिषद कितने समय तक रोक सकता है? अधिकतम 4 माह। प्रथम पारित कर दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद इसे 3 माह तक रोक सकती है। ऐसे जो अगर मान लीजिए साधारण विधेयक है, ठीक है, साधारण विधेयक है तो अगर विधानसभा में पारित हो गया, विधानसभा में पारित, जब विधान परिषद में जाता है प्रथम बार में, तो यह 3 माह तक रोक सकती है। कितने? 3 माह। इसने फिर पुनर्विचार, फिर वापस कर दिया, फिर इसने फिर पुनर्विचार के लिए जब भेजता है, तो वहां 1 माह के लिए, यानी कुल अगर पूछा जाए, कुल 4 माह तक वेट कर सकता है। 4 माह तक इसे मतलब रोक सकता है। अंत में इसे अनुमति देना अनिवार्य है। और एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इन राज्यों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। इस वाला निशान देख लीजिएगा, क्या है? भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से संबंधित विभिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियां निबंधन का प्रावधान किया गया है। क्या है? 197 एक ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक के रखे जाने की तारीख से 3 माह के अधिक नहीं रोक सकता। यानी एक बार में 3 माह तक रोक सकता है, दूसरी बार में कितना रोक सकता है? 1 माह। यानी एक माह, अधिकतम कितना हो सकता है? 4 माह तक क्या कर सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, क्या है? उच्च न्यायालय। अब हमें ये देखना है उच्च न्यायालय संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम बने हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिससे कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे कि उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों, आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है? हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंट और मैंडेस। इसे मैंडेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडेस, या इसे कहते हैं परमादेश। हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश। हेबियस कॉर्पस क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है हाई कोर्ट जो होता है, या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ऐसे 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? मैंडस या परमादेश आशय है कि हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 240, 241, 242, 239, 241 241 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 239 में क्या है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है। 240 में क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को निहित किया गया है। फिर अनुच्छेद 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। 242 में क्या है दोस्तों? ये निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों 3 विधायी अनुसूचियों का प्रावधान है। ध्यान देना है, किसमें है? अनुसूची में 3 विषयों का विधायी प्रावधान है। कहां पे है? भाग 7 में। कहां पे है? भाग 7 में जो है किस अनुसूची में? आपको पता है दोस्तों, मैं बता दूं। अनुसूची कितनी है? टोटल 12 है। कितने अनुसूची है? अनुसूची 12 है। और 7वीं जो अनुसूची, इसमें 3 प्रकार के विषय हैं। एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची और तीसरा राजसूची। क्या होती है? राजसूची। संघ सूची कानून बनाने का अधिकार किसको? संघ को है। समवर्ती पे दोनों पे है, राज्य पे राज्य सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राजसूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, कुल विषय संघ सूची में कितने हैं? 97 विषय हैं। दे दीजिएगा कितने हैं? इधर 97 है, इधर सॉरी यहाँ 97 है, यहाँ 46 है, यहाँ 67। ऐसे ही लगभग ऐसे ही क्या है आपके प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। किसमें? 97 पे। और राजसूची में कितना है? कुल 66 विषय हैं। वर्तमान गणना डिस्ट्रिक्ट 59 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। ठीक है, बार बार इसे चर्चा कर रहे हैं, बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता रहा है, ये आप इसे ध्यान दीजिएगा। फिर समवर्ती सूची कितना? 47 है, और जिसपे कुल वर्तमान गणना डिस्ट्रिक्ट से 52 है, और कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों के है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहां पर की जाती है दोस्तों? कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। कहां करती है? उच्च न्यायालय में की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहां की जाती है? कहां की जाती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 222 के अनुसार अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 224 यदि किसी उच्च न्यायालय में कार्य या किसी अवसर वृद्धि के कारण, या फिर मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि जब 224 के तहत क्या होता है, किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसका प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 224 में। ठीक है, और कब किया जाता है? कब? जब अस्थायी वृद्धि के कारण, या फिर
उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। नहीं, ऐसा हो सकता है कार्यभार कभी कभी बढ़ सकता है, वर्कलोड जब हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि इस हाईकोर्ट में जज की कमी है, इसलिए यहाँ पे क्या कर जाना चाहिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति, सॉरी, न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहिए, तो वैसा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सम्यक रूप से अरहित व्यक्तियों को 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए और निर्दिष्ट करें, यानी उसे 2 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, कार्यकारी रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 224(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद पर कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो तो मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, जिसकी नियुक्ति, क्या नाम, मतलब जो किसी कारणवश अपने पद को उसका खाली है, तो ऐसे समय में क्या कर सकता है, किसी भी न्यायाधीश को ऐसा नियुक्ति दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अहित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सके, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है वैसे उसको नियुक्ति दे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्य से फिर से नहीं संभालता तब अनुच्छेद 224(3) के तहत उच्च न्यायालय अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी नहीं रहेगा, यानी अगर कोई कार्यकारी न्यायाधीश है 62 वर्ष नियुक्ति, मतलब उसकी वर्ष बीत चुका है, तो वह क्या करेगा, न्यायाधीश नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान के 3 अनुसूचियों प्रस्तुत की गई निम्न में से कौन से 2 अनुसूचियां अनुच्छेद शक्तियों के वितरण से विनियमित हैं? आप बताइए किस अनुच्छेद में ऐसा किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या है, 4 और 5, अनुच्छेद 4 और 5, 56, 57, 151, 41, 42 या 245, 46। आपको पता है दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं तीनों से। ऑप्शन क्या है आपका, 245 और 46। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर क्या किया गया है, शक्तियों को बंटवारा की बात की गई है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में तथा 246 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, 245 में संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा विधियां के विस्तार की बात की गई। ठीक है, राज्य क्षेत्र की सीमाओं को निश्चय करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र तथा सूची 2 में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राज्यों को कानून निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते, बार बार अभी देखते हैं जो अनुसूची देखे हैं 7वीं अनुसूची में, जो भी सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या वे विषय जो जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, कौन से दोस्तों, समवर्ती सूची, बार बार हम लोग चर्चा करें इस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? ठीक है, मैंने आपको ये पूछा गया कौन से ऐसे कर हैं जो दोनों लगाए तो दोनों द्वारा जाते हैं लेकिन वसूला किसी के द्वारा जाता है? कौन सा है? कॉर्पोरेशन कर, किसी के आय के अतिरिक्त कर, रेलवे किराए पर कर, भाड़े पर कर, कस्टम कर। कौन सा है? किसी आय के अतिरिक्त आय पर जो कर लगता है, ये ऐसा किया जाता है। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 270 के तहत संघीय करों से किसी आय के अतिरिक्त अन्य आय पर संघ सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ राज्यों को में यह बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के विधायी शक्ति दिए गए हैं? अब बताइएगा किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों? भाग 11 में। कहाँ दिए गए हैं? भाग 11 में। आगे चलते हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 12 में क्या है? भाग 13 में क्या है? अब बताइए इसमें भाग जो 10 है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है? भाग 13 में जो है दोस्तों, ये है आपका जो व्यापार संबंधित है। क्या? व्यापार संबंधित प्रावधान है। भाग 12 में जो है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है,
इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है कहाँ पे है, सरकारी आयोग में संबंधित है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधित है। कब इसका गठन हुआ था? 1983 में। कौन कौन थे इसमें? न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसमें अन्य जो सदस्य कौन थे? शिवरमन, S.R. सेन, इसके दो अन्य सदस्य थे। और इन्होंने 1988 में क्या किया था? अपनी रिपोर्ट सौंपा था। अगला प्रश्न क्या है? आपातकाल को उपबंध में जो प्रश्न बने हैं एग्जाम में, इसको देखते हैं क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? कब की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांत, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ये होगा ऑप्शन डी के आधार पर किया जा सकता है। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और 360 में क्या है दोस्तों? 360 में यह कहा गया है अगर वित्तीय आपात जैसी स्थिति है तो वह काम किया जा सकता है। आगे चलते हैं, यानी आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसमें? 356। 356 के तहत क्या किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जा सकता है? राज्यों में। राज्यपाल में आपातकाल के किसी राज्य की विधानसभा अवधि बढ़ाई जा सकती है। कितने काल के लिए? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? संसद। संसद को यह सकती है किसी राज्य को उसके जो कार्यकाल है उसका बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा गया इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तक अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि की एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह जब तक आपातकाल न समाप्त हो तब तक चलेगा। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है 6 माह के अंदर क्या होता है? इसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका फिर से चुनाव कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। आपको पता है दोस्तों, इसके पहले जब 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था, इसके पहले आंतरिक अशांति का मुद्दा था। लेकिन जब इसे संशोधन करके एक संशोधन हो रहा है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया। कहा गया जब तक मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश न करे तब तक आप आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते राष्ट्रपति महोदय। इसके क्या था? इसके पहले जो आपातकाल लगे थे एक फोन कॉल के माध्यम से लगे थे, यानी पीएम का फोन कॉल गया राष्ट्रपति को, आपातकाल लगा दो, उनका मूड सटका, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब आगे है वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित जो आपके एग्जाम प्रश्न बने हैं इसको हम देखते हैं। क्या है? सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, केंद्र राज्य के वित्तीय स्थिति के निर्धारण के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों के निर्धारण के लिए, केंद्र राज्यों के केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश के निर्धारित करने के लिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ये है ऑप्शन डी। क्या होगा आपका? सही होगा। क्या है? देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 180 के प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है? अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, आप इसके अध्यक्ष का कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करेगा। ठीक है, यानी जो राज्य और केंद्र के जो करों का हिस्सा है इसका आवंटन की बात जो करेगा वित्त आयोग, अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग वो अपना रिपोर्ट किसको देता है? क्या होगा उसका आंसर? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अनुच्छेद के से संबंधित है? कौन से दोस्तों? 280। इन 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा, केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किस सिफारिश पर होता है दोस्तों?
वित्त आयोग के अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं किसके सिफारिश पे होता है, वित्त आयोग की सिफारिश पे। आगे संबंधित है दोस्तों जो योजना आयोग है, योजना आयोग से संबंधित कौन से प्रश्न आपको एग्जाम बने हैं उसको देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद कहाँ है? 314 से 318 तक है, ठीक है। इसके चुनाव आयोग 324 में है, वित्त आयोग 280 में। यानी यही आपका योजना आयोग जो है यह कार्यपालिका की आदेश का स्थान पर, आदेश के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। योजना आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख ही जो है संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 300 और 280 और चुनाव आयोग 324 में क्या है प्रावधान किया कि देखिए अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ है 263 किया गया। अगला प्रश्न क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी क्या है वित्त आयोग योजना आयोग का स्थान क्या बना है? नीति आयोग बन चुका है। क्या बन चुका है? नीति आयोग। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई राष्ट्रपति द्वारा आदेश से, संसद के अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से या उपयुक्त में से कोई नहीं। यही ऑप्शन का सही। क्या? संघीय मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के माध्यम से उसका नियुक्ति या गठन किया गया, ठीक है। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को गठन किया गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं कार्यान्वयन से या विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य संबंध के वित्तीय संबंध से। ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते हैं। पूछा जाए आपसे प्रश्न है जो हालांकि ये प्रश्न आप अप्रासंगिक रह गया है लेकिन एक बार नजर देखने के लिए क्या हर्ज है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का सचिव भी इसका पदेन सचिव होता है। सब परिषद निम्नलिखित में से योजना आयोग की प्रगति के समय समय पर विचार करना है, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक सामाजिक नीतियों के संबंधित विषय पर विचार करना है और राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर सुझाव देना, ठीक दोस्तों। आगे है लोकपाल और उसके महत्वपूर्ण आयोग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल है क्या अमोक क्लासेस। अमोक क्लासेस जो टेलीग्राम पर भी है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उससे प्राप्त कर सकते हैं और वहां से क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। वहाँ पे PCS 2025 और RO के लिए टारगेटेड पढ़ाई की जा रही है। अगर आप पेट से तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, मैसेज करिए, मैं आपके लिए अलग से मैसेज प्रावधान करूंगा या वीडियो वगैरह लेकर प्रोग्राम लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।